बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में कि एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, एजियोट्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उनको फुल डिस्कशन हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये सब टॉपिक हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो आज का अपना जो लेक्चर है सिर्फ एजियोट्रॉप्स के बारे में है कि एजियोट्रॉप से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आज के लेक्चर में हम लोग पूरा समझ लेंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजियोट्रॉप्स होता क्या है? एक बाइनरी सोल्यूशन होता है। अब दिमाग में आएगा कि बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। तो बाइनरी सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, दो कंपोनेंट को, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड एक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। जनरली आप 12th में सोल्यूशन चैप्टर में हम बाइनरी सोल्यूशन की ही बात करते हैं। ठीक है, टर्सरी सोल्यूशन, क्वार्टरली सोल्यूशन की बात नहीं करते क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी चैप्टर में आपको बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही पूरी बात की गई है, तो उसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो एजियोट्रॉप्स क्या हुआ कि इट इज अ बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, एक बाइनरी सोल्यूशन होता है और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऐसे नहीं कि कुछ भी कंपोजिशन मिला दो दो कंपोनेंट को तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है और दोनों जो होते हैं एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। एजिएशन की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है? इट इज बाइनरी solution in which solute and solvent have fixed composition, ठीक है, and boil at constant टेम्परेचर। ठीक है, एक बाइनरी सोल्यूशन होता है। बाइनरी सोल्यूशन आप लोग को पता ही होगा कि बाइनरी सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जिसमें जो कंपोजिशन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी भी अमाउंट में मिला दे सॉल्यूट को सॉल्वेंट को तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। तो वहां पे कंडीशन है फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और जो बॉयल होते हैं उनका बॉइलिंग टेम्परेचर भी जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो तीन बातें यहाँ से हमें इनके डेफिनेशन से समझ में आई, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं? पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एजियोट्रॉप क्या होता है? बाइनरी सोल्यूशन होता है। सबसे पहले ये होते हैं क्या? बाइनरी सोल्यूशन होते हैं। अब बाइनरी सोल्यूशन आपको अच्छे से पता हो गया, सॉल्यूट एंड क्या होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक चीज और ध्यान रखना है कि दोनों कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? लिक्विड फेज में होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए? लिक्विड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस हो सॉलिड हो या फिर गैस हो लिक्विड हो, सॉलिड हो लिक्विड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दोनों ही कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? लिक्विड फेज में होने चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या मिला कि कंपोनेंट का जो कंपोजिशन होना चाहिए फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ, कंपोनेंट्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, कंपोनेंट्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। एंड थर्ड पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये तीन पॉइंट हमें डेफिनेशन में भी दिख रहा है, क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल
पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि भाई इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि अब जैसे मान लो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है क्या, उसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप थोड़ा सा ये आइडिया तो होगा ही कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो लिक्विड मिक्सचर को क्या करते हैं, हम सेपरेट आउट करते हैं बाय हीटिंग करके। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका पॉसिबल इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिक्विड। यहाँ पर क्या है, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज हो जाता है। ठीक है, इन वेपर फेज हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन जब भी आता है कि उसी कंपोनेंट का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अगर इक्वल होता है तो वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता है, नहीं पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली क्या होगा, सॉल्वेंट के केस में भी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। बच्चा लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पॉसिबल है, मतलब उस कंपोनेंट्स का लिक्विड फेज में एंड वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो एक यहाँ से दिमाग में आना चाहिए आपके कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल कब होता है, फिर जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या होता है, नॉट इक्वल टू होते हैं। जब इक्वल होंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, और जब क्या होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे, यहीं पे नॉट लगा दो, इसका मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ये 4 पॉइंट है डेफिनेशन से रिलेटेड, 3 पॉइंट और 1 पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर टर्म आया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हमारा फर्ज बनता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पूरा जाना। हो सकता है आपको पता भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फिर भी एक बार हम उसको रिवाइंड कर लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, अब कंटेनर में हमने बाइंड्री सोल्यूशन ले लिया। कंटेनर में हमने 2 लिक्विड ले लिए, और कौन सा लिक्विड ले लें, चलिए हम लोग इथेनॉल ले लेते हैं एंड वाटर ले लेते हैं। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH और प्लस किया है यहाँ पर वाटर है। एक मिक्सचर हमने ले लिया। ठीक है, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, एजियोट्रोपिक के बारे में नहीं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको ये भी पता है कि दोनों लिक्विड है और दोनों क्या है, मिसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर इथेनॉल का C2H5 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 78 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब आप 9-10 में या पता होगा। अगर इसको हम केल्विन में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, 351 केल्विन, और इसका 373 केल्विन। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वाटर का एटलीस्ट तो पता ही होगा, भले ही इथेनॉल का आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता हो। ठीक है, अगर आपने 10th अच्छे से किया है तो आपको पता होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों लिक्विड को क्या करना है, हीट करना है। तो चलो यहाँ पर हमने इस तरह से बना दिया और इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर वेपर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल कब होता है, एक तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन दोनों फेज में नॉट इक्वल टू होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। और दूसरा एक और कंडीशन होता है, जो भी आपने लिक्विड लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपको 351 केल्विन दिख रहा है, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 केल्विन दिख रहा है। अब हम इसको हीट करना है, क्लोज कंटेनर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हमने इसको क्लोज कंटेनर कर लिया, क्लोज कंटेनर, और इनको हम क्या करना है, एक कहीं पे कलेक्ट करना है इनको। तो चलो इधर हमने इस तरह से बना लिया, इस तरह से बना लिया, और यहाँ पर इनको क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है। अब हमने क्या करा, इसको हीट करना स्टार्ट किया। अब हीट करेंगे तो सबसे पहले वेपर में कौन जाएगा, सबसे पहले वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 100 डिग्री कितना किया, मान लीजिए 300 केल्विन किया,
350 किया। अब जैसे ही 350 केल्विन आएगा तो सबसे पहले कौन वेपराइज होगा, यहाँ पर जो होगा इथेनॉल, इथेनॉल जो होगा वो यहाँ से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और एक चीज आपको और पता है कि वेपर प्रेशर बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये राउल्स लॉ में हम लोग ने अच्छे से सीखा हुआ है। तो क्या होगा, इथेनॉल कहाँ आएगा, आके यहाँ पर पूरा क्या कलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप जैसे मान लो सिर्फ इथेनॉल को करना है तो लगभग 360 केल्विन तक दे दो तो पूरा का पूरा 351 केल्विन जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, तो 360 तक दोगे तो पूरा इथेनॉल जो होगा वेपराइज होगा, कंडेंस हो गई, फिर यहाँ पर लिक्विड में इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इथेनॉल क्या हुआ, सेपरेट आउट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया किसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंडीशन ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज, ठीक है, नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेपर फेज। ठीक है, नॉट इक्वल होगा तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, इक्वल हो गया तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, इन लिक्विड फेज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 C2H5OH वेपर फेज। ठीक है, ये कंडीशन होगा तो ही वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। और दूसरी एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। कंपोनेंट्स का क्या कंपोनेंट है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जो भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और उसी कंपोनेंट का लिक्विड एंड वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल का सपोज इथेनॉल का मान लो इथेनॉल को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया और इसको ए मान लिया। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में मान लीजिए 0.2 है। ठीक है, लिक्विड फेज में इथेनॉल का बॉइलिंग मोल फ्रैक्शन कितना 0.2 है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है कितना होता है, 1 होता है। तो जब आपको लिक्विड फेज की बात कर रहा हूँ, लिक्विड फेज में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन वाटर कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस करो 0.2 कितना आएगा, ये आएगा। अब जो वेपर बनेगा, मान लीजिए हमने कहा तो लिक्विड के कुछ वेपर बन गए, तो यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि वेपर फेज में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना 0.3 है। ठीक है, तो वेपर फेज में वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.7 होगा। तो देखिए वेपर, ये कौन सा है, वाई मतलब वेपर फेज मैंने लिखा है, ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन है, और ये जो है क्या है, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन है। तो देखिए यहाँ पर इथेनॉल की बात करें तो मोल फ्रैक्शन कितना 0.3 है, और यहाँ पे लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2 है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। बट अगर ये कंडीशन होता है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में 0.2 था, तो वेपर फेज में इथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन कितना 0.2 हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक आपको बाइनरी सॉल्यूशन के ये जो पॉइंट के मैंने डेफिनेशन लिखा है और पॉइंट जो समझाया, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, उनकी कंडीशन क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो 2 टाइप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में डेफिनेशन में ही बात की गई है कि यहाँ पर कंपोनेंट्स का क्या फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं,
तो आपको ये याद रखना होगा कि 95% इथेनॉल का एक्वा सोल्यूशन, मतलब 95% इथेनॉल प्लस 5% जो वाटर का सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या शो करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एग्जांपल हो गया, ध्यान रखिएगा। 90 मतलब 100% अगर कोई सोल्यूशन है तो उसमें 95 पार्ट क्या होना चाहिए, इथेनॉल, एंड और 5 पार्ट क्या होना चाहिए, वाटर। 95 इथेनॉल एंड 5% जो होना चाहिए वाटर होना चाहिए। तो ये एग्जांपल आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एंड बात करें हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, तो 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस 32% वाटर का जो मिक्सचर होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एग्जांपल को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम बॉइलिंग जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन, फ्रॉम राउट्स का फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन। कि नॉन आइडियल के ही दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और इस ये फिर क्या शो करेगा, ये शो करता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से या नॉन आइडियल सोल्यूशन से आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉन आइडियल का अगर हम ग्राफ बनाए, किसका, वेपर प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो ग्राफ से समझिए ध्यान से बहुत। अब जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ पर हमने प्लॉट कर लिया, यहाँ पर ये चीज ये हो गया, और हमें राउल्ट्स लॉ का ग्राफ अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरह से था। ठीक है, हमने यहाँ पर ये पी टोटल है। अब मान लीजिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है, इथेनॉल एंड वाटर। मान लीजिए सपोज यहाँ पे और ये मोल फ्रैक्शन के बीच और प्रेशर के बीच ग्राफ था, पार्शियल प्रेशर के बीच। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सपोज 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना है, 1 है। अब जैसे जैसे इधर आओगे तो मोल फ्रैक्शन वाटर का मैक्सिमम मतलब 1 हो जाएगा और C2H5 का मोल फ्रैक्शन कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 95% इथेनॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है, 0 है, मतलब इसका वेपर क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर इथेनॉल का जो भी वेपर है क्या है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इथेनॉल के कारण होगा, और यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो वाटर का होगा यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ वाटर है। अब आपको अच्छे से पता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है, 0 है, इथेनॉल का 1 है, मतलब यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा इथेनॉल के कारण होगा, और यहाँ पे जो भी प्रेशर है किसके कारण होगा, वाटर का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन है, प्रेशर के बीच ग्राफ है। तो ये देखा गया है। आपको एक पॉइंट और ध्यान होगा, जब मैंने डिफरेंस में बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, तो पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का के बीच अट्रैक्शन होता वो क्या था, वीक था। आपको याद होगा पॉइंट, वीक अट्रैक्शन था इसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। वीक अट्रैक्शन का मतलब पॉजिटिव डेविएशन में जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर बनाते हैं तो वहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच वीक अट्रैक्शन आता है, मतलब एक तरह का क्या करते हैं, रिपल्सन शो करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते। और नेगेटिव डेविएशन में क्या था, अट्रैक्शन हो रहा था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच। ठीक है, अब देखिए जब ये देखा गया है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पूरा कितना है, वाटर कितना, 0 है। अब जैसे जैसे इधर आओगे, जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे तो वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वाटर का प्रोपोर्शन जहाँ पे ये मान लीजिए सपोज ये 5 है, तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर कितना है, 5% हो गया, और इथेनॉल कितना है, 95% है। ठीक है, ये तो मिक्सचर है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो 5% है। यहाँ पर तो वाटर क्या है, 0 है। अब जैसे जैसे इधर जा रहे हो राइट साइड में तो वाटर क्या 1 आ रहा है, तो यहाँ पर इधर से जैसे इधर जाओगे तो 5% कहीं ना कहीं आएगा ना।
तो यहाँ पे 0 है, इधर से मान लीजिए सपोज यहाँ पर गए तो हम लोग यहाँ पर क्या आ गया 5% आ गया, तो इस पॉइंट पे इथेनॉल कितना होगा 95%। और यही जो पॉइंट होगा बच्चा लोग पीक पॉइंट, यही जो पॉइंट होगा यहाँ पर पीक पॉइंट होगा, ठीक है। इसको सीधा कर देता हूं मैं, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब ये तो राउल्स लॉ का हो गया, पॉजिटिव मतलब ऐसे ही शो करेगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर वेपर जो होता है सबसे ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे जो वेपर शो करेगा, वेपर इस मिक्सचर का क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट ये डिनोट करता है कि यहाँ पर क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है, जिसमें 95% का इथेनॉल होता है और 5% वाटर होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जब यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा शो करेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा वहां पर वीक होगा, वीक होने का मतलब क्या वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब वेपर क्या होगा सबसे ज्यादा बनेगा। तो इस पॉइंट पे वेपर क्या होगा इन दोनों मिक्सचर लिक्विड का, जिसको हम बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब इस पॉइंट पे वेपर जो होगा, वेपर प्रेशर जो होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जहां पर ग्राफ जो पीक पॉइंट पे है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे वेपर सबसे ज्यादा बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बना दें, ठीक है, इसी का अगर हम टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बनाएं, ठीक है, इसी ग्राफ को थोड़ा सा मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया, तो आपको अच्छे से पता है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, चलो मैंने यहाँ पे बना दिया इथेनॉल, तो वही कंपोनेंट है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका वाटर का है और यहाँ पर इथेनॉल का हो जाएगा, यहाँ पर किसका वाटर का हो जाएगा और यहाँ पर इथेनॉल का हो जाएगा 0। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल 351 केल्विन होता है और वाटर का मैक्सिमम है, तो यहाँ पर वाटर थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, कितना 373 केल्विन, ये वाटर का हो गया। और यहाँ पर क्या है इथेनॉल का है C2H5OH। देखिए इसी लाइन को अगर मैं ऐसे सीधे और नीचे लेकर आऊँ, इस ग्राफ से रिलेट करूँ, इसी लाइन को मैं यहाँ पर लेकर आया, ठीक है, तो यही तो होगा ना, 5% आपका क्या होगा वाटर होगा H2O और 95% क्या होगा इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, 5% वाटर और बाकी 95% वही इथेनॉल होगा, यही कहानी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर टेम्परेचर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बनाए, तो राउल्स लॉ साहब तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया राउल्स लॉ का जो फॉलो कर रहा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये वाला लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये चीज कॉन्सेप्ट पता है कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा तो वेपर क्या होगा उतना ज्यादा बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो आपको जब इस पॉइंट पे वेपर क्या मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस मिक्सचर का सबसे कम हो जाएगा, मतलब इन दोनों से भी कम होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह से होगा, उसके बाद इस तरह से शो करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर का आएगा इन दोनों से क्या होगा कम ही होगा, और इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। मिनिमम इसी पॉइंट को ही बोला जाता है जिससे क्या होगा वेपर क्या होगा मैक्सिमम बनेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा दोनों लिक्विड का सबसे दोनों से कम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे वेपर कम बनता है मतलब लिक्विड उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। तो इस पॉइंट पे जहाँ वेपर ज्यादा बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा दोनों कंपेयर में सबसे कम होगा, ठीक है। अब हम इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में आता है। यहाँ पर क्या होता है रिपल्सन हो रहा था तो वेपर ज्यादा बन रहा था और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, उस केस में क्या नेगेटिव डेविएशन में जब AB के बीच होता है तो वहाँ पे बॉन्डिंग हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे थे अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, नेगेटिव डेविएशन में तो ऐसा ही शो करेगा। तो वहां पर जब परसेंटेज आएगा 32% वाटर और 68%
नाइट्रिक एसिड, तो उस पॉइंट पे जो वेपर बनेगा सबसे कम बनेगा, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर अट्रैक्शन क्या था, वीक था, सबसे ज्यादा यहाँ पे बन रहा था जब ये मिक्सचर आया था, और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था। इसका जस्ट अपोजिट आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप में हो जाए। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, चलो इसका छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चलो हमने इसका ड्रॉ, सेम केस वही है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर ये राउंड थोड़ा सा हो गए। यहाँ पर सपोज मोल फ्रैक्शन किसका है, वाटर का H2O का कितना है, 0 है, और यहाँ पर HNO3 का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है। जैसे जैसे इधर आओगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या 1 हो जाएगा, और HNO3 नाइट्रिक एसिड कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा, ये प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ है, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा किसका, नाइट्रिक एसिड का होगा, और यहाँ पर जो भी होगा वाटर का होगा, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ तो इस राउंड तरह से नेगेटिव वेपर बनेगा, नेगेटिव शो करेगा। अब देखो जब 32% वाटर होगा, मतलब यहाँ पे वाटर क्या है, 0 है, तो जैसे जैसे इधर आओगे तो वाटर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब इधर से आने पे वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है। अब मान लीजिए 100% है पूरा ये, यहाँ पर वाटर का 0 है, तो इधर आओगे कहीं ना कहीं इधर आएगा 32% आएगा। मान लीजिए सपोज इस पॉइंट पे वाटर जो हो गया 32% H2O हो गया, तो बाकी 68% यहाँ पर क्या होगा, 68% क्या होगा, HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो ग्राफ का डेविएशन वेपर बनेगा सबसे कम बनेगा। यहाँ ये पीक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के बाद ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे वेपर कम होता जाएगा। तो एक पीक पॉइंट आएगा, ये जो पीक पॉइंट है, ये जो पीक पॉइंट है, यहाँ पर वेपर क्या होगा, सबसे कम बनेगा, क्योंकि यहीं पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है जहाँ पे 32% वाटर होगा, 68% क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। तो इस मिक्सचर में यहाँ पर इस पॉइंट पे वेपर क्या होगा, सबसे कम बनेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में आपने पढ़ा है, इससे पहले लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है, नहीं देखा देख लीजिए। जब नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो वहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मतलब वही बॉन्डिंग के कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो यहाँ पर रिपल्सन कर रहा था ये भी, तो वहाँ पर वेपर कम ज्यादा बन रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन शो कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग उनके बीच बॉन्डिंग हो रहा है, तो वेपर क्या होगा, इस पॉइंट पे सबसे कम बनेगा, ठीक है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर के बीच ग्राफ बना, टेम्परेचर का छोटा सा ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर इसके टेम्परेचर ग्राफ बना दिया, यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। तो चलिए मान लेते हैं नाइट्रिक एसिड का इस तरह से है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, नाइट्रिक एसिड का HNO3 का, बाकी मोल फ्रैक्शन वही है, H2O का यहाँ पर सेम टू सेम कितना 0 होगा, और HNO3 का 1 होगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाटर का मैक्सिमम 1 हो जाएगा, और HNO3 का 0, सेम यही फॉर्मेट यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर हम टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बना रहे हैं। अब जरा ऐसे सोचो, थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर यहाँ पर जो वेपर बन रहा है सबसे कम बन रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए वेपर ज्यादा बन रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, ठीक है। तो यहाँ पर जब वेपर कम बन रहा है, सबसे कम इस पॉइंट पे बन रहा है जहाँ पे मिक्सचर दोनों कंपोजिशन मिला है, तो इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा होगा ना, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है, तभी तो ज्यादा हम वहाँ पे वेपर कम बन रहा है। मतलब अगर हम इसको लाइन को अगर इसी से ऐसे मिला दें, इस लाइन को इसे ऐसे मिला दें हम यहाँ पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेपर कम बन रहा है, मतलब इस पॉइंट का पीक पॉइंट होगा यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होके यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मैक्सिमम होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वेपर ज्यादा बनेगा तो मतलब उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर वेपर कम बन रहा है तो उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
ठीक है, ध्यान रखिए यही कॉन्सेप्ट। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट था एजियोट्रॉप्स का और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। पर मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दो टाइप होते हैं एजियोट्रॉप। यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के जो मिक्सचर होता है आपको अच्छे से पता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। अगर 95% इथेनॉल 5% वाटर का मिक्सचर लोगे तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। अब यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बनाए तो राउल्स लॉ का आपको पता ही है, ये टोटल प्रेशर है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, राउल्स लॉ से पॉजिटिव शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना वाटर का 0 है, इथेनॉल का कितना 1 है। अब जैसे जैसे इधर आओगे तो मोल फ्रैक्शन वाटर का 1 हो जाएगा और इथेनॉल का कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पर इथेनॉल कितना 1 है, मतलब जो भी प्रेशर होगा इथेनॉल का कारण होगा। यहाँ पर पूरा क्या है, वाटर ही 1 है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा किसका होगा, वाटर का होगा। अब देखिए इधर यहाँ पर जैसे जैसे मान लीजिए पूरा 100% है, वाटर यहाँ पे 0 है, तो जैसे जैसे इधर आओगे तो वाटर का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। तो मान लीजिए सपोज इस पॉइंट पे वाटर 5% है तो इथेनॉल कितना होगा, 95%। अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो इस पॉइंट पे जो मिक्सचर आएगा तो यहाँ पर वेपर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बनेगा। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में आपको अच्छे से पता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच क्या होता है, रिवर्सन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वेपर क्या होगा, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बनाए तो यही लाइन मान लीजिए सपोज यहाँ पे कर लिया हमने, तो वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा, वेपर यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, इन दोनों से कम होगा। दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से वो पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों से कम होगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। इसके एग्जांपल में है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर। तो ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ से, या नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बोल सकते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही बना दिया, वाटर क्या लिया 0 यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और नाइट्रिक एसिड का 1। जैसे जैसे इधर आओगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा सिर्फ किसके होगा, नाइट्रिक एसिड कारण होगा। यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा इस पॉइंट पर किसके कारण होगा, वाटर के कारण होगा। अब मान लीजिए वाटर यहाँ पे 0 है, तो जैसे जैसे इधर आओगे तो वाटर का प्रोपोर्शन बढ़ेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे 32 हो गया, तो बाकी जो बचा वो किसका होगा, नाइट्रिक एसिड का हुआ। इस पॉइंट पे और नेगेटिव डेविएशन में आपको पता है राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इस पॉइंट पे जो वेपर होगा सबसे कम बनेगा। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू बॉन्डिंग कारण। वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो तो यहाँ पर वेपर क्या होगा, सबसे कम बनेगा। ठीक है, अब बॉन्डिंग है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेपर देखिए सबसे कम है और इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बनाया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे कम दिख रहा है तो इसको एक पॉइंट बना देते हैं, सॉरी हाँ, यहाँ पर ये ज़्यादा है सबसे। ठीक है, उसके बाद कम होता जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में और एजियोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स को होते हैं, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बुक में आपके एनसीईआरटी में एजियोट्रॉपिक भले से ही छोटा सा टॉपिक दिया है, बट यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं थ्योरेटिकल टाइप के नीट एंड जेई में। तो आपको छोटे से छोटे टॉपिक को, अगर आप जेई नीट की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको छोटे से छोटे हर एक टॉपिक को मान के चलो कि ये तो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मान गए, ऐसा नहीं छोटा सा टॉपिक है, ठीक है क्या पढ़ते हैं बाद में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें अच्छा है, ठीक है वो इम्पोर्टेंट है, बट क्या पता जेई नीट में क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप छोड़ते हो मे भी हो सकता है वहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं, और ऐसा होता है। तो आप छोटे से छोटे टॉपिक को भी अच्छे से कवर करते हुए चलिए। ठीक, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।